कंपाउंड क्यू, कंपाउंड क्यू कैन बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। तो कंपाउंड क्यू क्या है? दिस इज कंपाउंड क्यू। पूरा सिंथेसिस एक आपको शो किया गया है। कैन बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? क्लोरोबेंजीन से स्टार्ट हो रहा है इन 7 स्टेप्स यूजिंग द रूट शोन इन फिगर 5.1। ठीक है जी, 7 स्टेप है। क्वेश्चन पे आते हैं। राइट एन इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल फॉर स्टेप 1। जी, स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 में सिंपल इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन है। तो हमें फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल के लिए इक्वेशन लिखनी है। तो क्या होगा? CH3Cl रिएक्टिंग विद AlCl3, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बनाना है। तो क्या बन जाएगा? CH3 प्लस प्लस AlCl4 माइनस। ठीक है, ये मेरे ख्याल में सबको याद होगा। तो ये आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, ये रिंग पे अटैक करता है। कंप्लीट द मैकेनिज्म इन फिगर 5.2 फॉर स्टेप 1, द अल्काइलेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। ठीक है, ये जो अल्काइल ग्रुप बना है इसको हमने रिंग पे अटैक कराना है। इंक्लूड ऑल रेलेवेंट करली एरोज एंड चार्जेस फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरमीडिएट। तो सिंपल सा मैकेनिज्म है। CH3 प्लस, ठीक है, और ये रिंग से इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, कहाँ पे अटैक अटैच कराना है हमें? सेकंड कार्बन के ऊपर। ठीक है, तो रिंग से इलेक्ट्रॉन आएंगे इसकी तरफ, और फिर उसके बाद ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो इंटरमीडिएट क्या बनेगा? सेकंड कार्बन पे H भी मौजूद है, सेकंड कार्बन पे CH3 आ जाएगा, और ये हाफ मून बन जाएगा, पार्शियल डीलोकलाइजेशन रह जाएगी, प्लस चार्ज शो करेंगे, और यहाँ पहले से Cl मौजूद है। देन डीप्रोटोनेशन होगी। डीप्रोटोनेशन में हाइड्रोजन जो है ये लॉस होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन वापस रिंग में आएंगे। ठीक है, चाहे तो आप यहाँ पे AlCl4 जो है वो शो करा सकते हैं कि AlCl4 माइनस, ये प्रोटॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, और फाइनली आपके पास ये CH3 और HCl प्लस AlCl3 जो है वो बन जाएगा। ठीक है, तो ये किसमें क्या बन जाएगा? HCl। और AlCl3 की कोई कैटलिस्ट शो नहीं कर रहे, सिर्फ आपको HCl ही शो करना था फाइनल। ठीक है जी, सिंपल मैकेनिज्म है, सबने पढ़ा हुआ है, कोई ऐसे बिल्कुल सेम मतलब का क्वेश्चन है, मेरा ख्याल है ये सबको क्लियर होगा। पॉलीमर यूनिट मेंशन नहीं हो और ओनली ईस्टर का स्ट्रक्चर पूछा हो तो दोनों, जी फिर तो दोनों रिएक्ट कर सकते हैं बेटा। अगर यहाँ पे पॉलीमर ना होता, जस्ट सिंपल आपसे ये कहा जाता कि स्ट्रक्चर बन रहा है और डाई ईस्टर बन रहा है, तो आप समझ जाते हैं कि यहाँ स्ट्रक्चर बनना है। ठीक है, दोनों फाइन हो रहे हैं। अगर कहा जाता कि पॉलीएस्टर बन रहा है तो मतलब पॉलीमर बनाना है। समझ आ गई बात? अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। स्टेप 2 इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। स्टेप 2 ऑक्सीडेशन है। कंस्ट्रक्ट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन स्टेप 2, और यूज एटॉमिक ऑक्सीजन टू रिप्रेजेंट एन एटम ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा जी, स्टेप 2 में क्या हो रहा है? तो हम करते हैं कि ये स्टेप 2 है। इसको यहाँ लेकर आते हैं। अच्छा जी, अब देखें स्टेप 2 में क्या हो रहा है। स्टेप 2 में ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रही है। Cl एज इट इज है, Cl एज इट इज है, बेंजीन रिंग मिथाइल ग्रुप ऑक्सीडाइज हो गया किसमें? अल्डिहाइड के अंदर। अच्छा, नॉर्मली हम क्या पढ़ते हैं कि अल्काइल ग्रुप, अल्काइल बेंजीन जो है दे गेट ऑक्सीडाइज इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे आपको रिएक्शन दिया है। अगर आपसे पूछा जाता तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनाते, बट यहाँ पे इन्होंने शो किया कि CH3 जो है ये ऑक्सीडाइज हो रहा है किसमें? एल्डिहाइड के अंदर, एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, और फिर वो आगे फर्दर ऑक्सीडाइज हो सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, बट वो अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस कर रहे होंगे, तो उसको आगे एसिड में ऑक्सीडाइज नहीं होने दे रहे। ठीक है, तो हमने इस रिएक्शन के लिए जो है वो इक्वेशन बनानी है। कंस्ट्रक्ट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन स्टेप 2। तो अब स्टेप 2 में कार्बन कितने हो गए टोटल? टोटल कार्बन कितने हो जाएंगे? 6 कार्बन रिंग में है, और इनको हम एक साथ ही शो कर देते हैं। ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे? C6
C6, बल्कि C7, 7 कार्बन हो जाएंगे टोटल। C7, H। रिंग में कितने हाइड्रोजन है? 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन रिंग में है, 3 ये हैं, तो टोटल कितने हो गए? H7 और Cl। C7H7Cl रिएक्टिंग विद एटॉमिक ऑक्सीजन। ठीक है, अब क्या हो रहा है, यहाँ से 2 हाइड्रोजन लॉस हो रहे हैं। देखिए यहाँ CH3 है और यहाँ सिर्फ एक हाइड्रोजन है, मतलब 2 हाइड्रोजन लॉस हुए, तो C7H5, 2 हाइड्रोजन रह गए और एक ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो गया, C7H5OCl, एक ऑक्सीजन ऐड हो गया। ठीक है, और जो हाइड्रोजन 2 लॉस होंगे, जो 2 हाइड्रोजन लॉस कराएंगे, वो 2 हाइड्रोजन कहाँ जाएंगे? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे और वाटर बनाएंगे। तो इसका मतलब टोटल ऑक्सीजन कितना यूज हो रहा है? 2 मोल्स ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन यूज हो रहे हैं। तो ये आपने इक्वेशन लिख ली जी। क्लियर है ये? ठीक है जी, नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। सजेस्ट रिएजेंट फॉर द कन्वर्जन ऑफ K to M इन स्टेप 3 एंड 4। स्टेप 3 और 4 में के और एम की कन्वर्जन के लिए रिएजेंट हमने बताने। अच्छा जी, तो क्या हो रहा है, पहले के कन्वर्ट हो रहा है, फर्स्ट के इज कन्वर्टिंग इनटू एल। इसमें क्या हो रहा है, अगर आप देखें सब कुछ सेम है, पूरा स्ट्रक्चर सेम है। Cl ये पूरी बेंजीन रिंग, यहाँ पे भी ये Cl ये पूरी बेंजीन रिंग। डिफरेंस सिर्फ कहाँ आ रहा है, अल्डिहाइड जो है ये कन्वर्ट हो गया साइनोहाइड्रिन के अंदर। तो एस का रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ठीक है, ये होता है ना सी डबल बॉन्ड OH। तो जब आप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करते हैं, डबल बॉन्ड टूट जाता है, यहाँ पे H आ जाता है और ये साइनाइड ग्रुप आ जाता है। तो यही चीज यहाँ पे हो रही है, आप देखें ये साइनाइड और OH ग्रुप आ गया है। तो इसका मतलब आपने इसको रिएक्ट कराया किसके साथ? विद सोडियम साइनाइड और पोटेशियम साइनाइड प्लस हाइड्रोजन साइनाइड। तो स्टेप 3 में क्या हो जाएगा? स्टेप 3 में रिएजेंट क्या होंगे? तो NaCN प्लस HCN, या पोटेशियम साइनाइड प्लस हाइड्रोजन साइनाइड, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। उसके बाद स्टेप 4 में क्या है? स्टेप 4, स्टेप 4 अगर देखें तो स्टेप 4 में क्या हो रहा है, साइनाइड जो है पूरा स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ साइनाइड की जगह पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, बाकी OH रिंग सब कुछ सेम है। दैट मीन्स हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड है। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड के लिए क्या यूज करेंगे? एसिड यूज करेंगे। तो कोई सा भी एसिड लेते हैं, H2SO4, एक्वस लिख दें या प्लस वाटर लिख दें। ठीक है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट अकर्स इन स्टेप 5। स्टेप 5 में क्या हो रहा है? स्टेप 5 यहाँ पे अगर आप देखें तो अगेन ये रिंग पूरा सेम। COOH की जगह पे COOCH3 आ गया है और अल्कोहल से रिएक्ट कराया था जी। वो टाइप ऑफ रिएक्शन इट इज, क्या हो रहा है इसमें स्टेप 5 में, बताएं। हाँ जी, कौन बताएगा क्या हो रहा है इसमें? ईस्टेरिफिकेशन है, बिल्कुल ठीक है, ईस्टर में कन्वर्ट हुआ है, ईस्टेरिफिकेशन कह दें या एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन कह दें या कंडेंसेशन रिएक्शन कह दें, एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें ये ईस्टर फॉर्मेशन हो गई ना, ये ईस्टर बन गया है। COOCH3 अल्को एसिड को आपने अल्कोहल से रिएक्ट कराया तो ईस्टर फॉर्मेशन हुई है। दैट मीन्स इट इज कंडेंसेशन। सबसे बेहतर है कि आप कंडेंसेशन, ईस्टेरिफिकेशन इज अ टाइप ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन। स्टेप 7 takes place when P is heated with a weak base such as potassium carbonate। ठीक है, तो ये P जो आपके पास ईस्टर बना था, ये P का स्ट्रक्चर आ गया, इसको रिएक्ट किया है विद अ वीक बेस सच एज पोटेशियम कार्बोनेट। तो स्टेप 7 हो रहा है और Q बन रहा है। सजेस्ट वाई अ स्ट्रॉन्ग बेस सच एज, एक मिनट बेटा जरा होल्ड कीजिएगा। अच्छा जी, तो ये PQ में कन्वर्ट हो रहा है प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट। सजेस्ट वाई अ स्ट्रॉन्ग बेस सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड। आप वीक बेस यूज कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि वीक बेस है। तो वाई अ स्ट्रॉन्ग बेस सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड इज नॉट यूज्ड फॉर दिस रिएक्शन। जी, इसका आंसर आप बताएं। स्ट्रॉन्ग बेस क्यों नहीं यूज कर रहे, वीक बेस क्यों यूज कर रहे हैं आप?
प्रोडक्ट भी देखें, रिएक्टेंट देखें, प्रोडक्ट देखें, और फिर डिसाइड करें कि वाई वी आर यूजिंग स्ट्रॉन्ग बेस। जी, स्ट्रॉन्ग बेस यूज क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अगर आप देखें इस स्ट्रक्चर में, तो पी में और क्यू में कॉमन क्या है, दोनों में ये ईस्टर ग्रुप मौजूद है। और हमें पता है ईस्टर्स हाइड्रोलाइज हो जाते हैं इफ वी यूज अ स्ट्रॉन्ग बेस। अगर यहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग बेस यूज करेंगे, फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट विल हाइड्रोलाइज ईस्टर। और क्योंकि क्यू में ईस्टर मौजूद है, दैट मीन्स कि हमें ईस्टर को हाइड्रोलाइज नहीं करना, so that's why we are using a weak base. Weak base जो है वो इसको हाइड्रोलाइज नहीं कर पाएगी, so that's why we are using weak base and not strong base. क्लियर हो गई बात? जी बिल्कुल, स्टेरिफिकेशन मतलब ईस्टर को ब्रेक से बचाने के लिए जो है वो आपने, ये ठीक हो गया, क्लियर। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में, Q is optically active. Q is optically active. Explain the meaning of the optically active compound. So optically active compound क्या होते हैं? Which has chiral center available, ठीक है, या आप कह लें कि which is optically active की बात हो रही है, ठीक है, तो which is able to rotate the plane of polarization of polarized light. Give two reasons. Give two reasons why it might be desirable to synthesize a single optical isomer of Q for use as a drug. ठीक है, ये हमने ड्रग सिंथेसिस जो है वो डिस्कस किया था, इसका वीडियो लेक्चर भी मौजूद है यूट्यूब पे मेरा। तो आप मतलब आप, यानी हम इनैंशोमर्स, ये जो मिक्सचर्स होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स के जो मिक्सचर्स होते हैं, ये क्या कहलाते हैं? इनैंशोमर, यानी बेसिकली ये क्या कहलाएंगे? रेसमिक मिक्सचर कहलाते हैं। ठीक है, जैसे सपोज जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ उनको थोड़ा सा एक आइडिया दे दूं मैं। यानी लेट से हमारे पास ये एक कंपाउंड है, टू हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। अब ये अगर आप देखें तो इसमें कायरल सेंटर मौजूद है, ठीक है, तो इससे कायरल सेंटर, तो इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो इसमें आपको दो आइसोमर्स बन सकते हैं, प्लस लैक्टिक एसिड, ये लैक्टिक एसिड है, एंड माइनस लैक्टिक एसिड, या आर एस कह दें। ठीक है, तो अब जब अगर आप लैक्टिक एसिड का सिंथेसिस करेंगे तो दे बोथ विल फॉर्म इन इक्वल परसेंटेज। जितना प्लस बनेगा उतना ही माइनस बनेगा। तो अब क्या होगा कि अगर ये मतलब अगर आप इसका सिंथेसिस करते हैं तो 50% प्लस लैक्टिक एसिड बनेगा, 50% माइनस लैक्टिक एसिड बनेगा। और ये जो मिक्सचर होगा, दिस इज कॉल्ड रेजमिक मिक्सचर, दिस मिक्सचर इज कॉल्ड रेजमिक मिक्सचर। ठीक है, अब अगर सपोज ये मिक्सचर जो है वो किसी ड्रग के तौर पे आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो और उसमें दोनों मौजूद हैं। अब होता क्या है कि कोई एक आइसोमर जो है वो, मतलब आप कह लें कि उसको एज अ ड्रग यूज किया जाना होता है, या आप कह लें कि उसकी एबिलिटी होती है, जो भी आप जिस पर्पज के लिए उसको यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लस लैक्टिक एसिड जो है, मैं जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि प्लस लैक्टिक एसिड जो है ये हम यूज कर सकते हैं फॉर पेन रिलीफ। एक जस्ट एग्जाम्पल है, ये हम यूज कर सकते हैं फॉर पेन रिलीफ। बट माइनस लैक्टिक एसिड जो है इसका कोई यूज नहीं है। बट क्योंकि दोनों एक साथ बने और इनको सेपरेट करना मुश्किल होता है, तो हम ये मिक्सचर जो है वो डोज में चला देते हैं। तो अब यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि व्हाई इट माइट बी डिजायरेबल टू सिंथेसाइज अ सिंगल ऑप्टिकल आइसोमर फॉर क्यू फॉर यूज एज अ ड्रग। ठीक है, क्यू जो है ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है, क्यू इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये कहने कि इसमें हम मतलब बजाय दोनों बनाने के, बजाय रेसमिक मिक्सचर बनाने के, सिंगल ऑप्टिकल आइसोमर बनाना क्यों ज्यादा बेहतर होगा इफ यू आर यूजिंग इट एज अ ड्रग। जी, समझ आगे बेटा क्वेश्चन। इसलिए डिस्कस कर लिया क्योंकि शायद कुछ बच्चों ने ना पढ़ा हुआ हो ये टॉपिक। ठीक है, ये 2-3 मार्क का क्वेश्चन इसमें से आता है। तो अब उसका रीजन क्या है? आप मतलब मिक्सचर क्यों क्यों नहीं यूज करेंगे, सिंगल क्यों यूज करेंगे? उसका सबसे, जो आप कह लें कि जो सबसे बेसिक जो रीजन है वो ये कि अगर हम सिंगल यूज करेंगे तो एक तो आपको
जो डोजेज है वो कम रिक्वायर्ड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको सिर्फ प्लस लैक्टिक एसिड जो है वो पेन रिलीफ के तौर पे यूज करना है, बट क्योंकि उसमें माइनस भी मौजूद है, अब एक सर्टेन अमाउंट रिक्वायर्ड होता है। तो अगर 50 ग्राम्स, अगर आपको सिर्फ 50 मिलीग्राम्स रिक्वायर्ड है, तो 50 मिलीग्राम्स के लिए आपको टोटल कितना लेना पड़ेगा, 100 मिलीग्राम्स लेना पड़ेगा, बिकॉज 100 में 50 एक होगा, 50 दूसरा होगा। अब अगर आप इसको सिर्फ प्योर, सिर्फ यूजी प्लस लैक्टिक एसिड करेंगे, आपका डोजेज 100 मिलीग्राम से कम होके 50 मिलीग्राम पे आ जाएगा। ठीक है, तो लोअर लो डोजेज वुड बी नीडेड, विल बी नीडेड। ठीक है, अगर हम सिंगल आइसोमर यूज करते हैं तो एक तो डोजेज जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, डोजेज कम हो जाएगा। उसके बाद बाद वक्त ये होता है कि जो आपका वो आइसोमर जो कि एज अ ड्रग काम नहीं कर रहा, वो मोस्टली क्या होता है कि ये एज अ साइड इफेक्ट काम कर, ये मतलब कुछ नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। ठीक, तो सिंगल यूज करने का फायदा क्या होगा कि दी अदर आइसोमर कैन हैव साइड इफेक्ट्स, तो उससे बचा जा सकता है। तो ये दो बड़े रीजन है, मेजर रीजन है। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि हायर यील्ड होगा, आपकी जो परसेंटेज है, यानी फॉर एग्जांपल अभी आपको अगर दोनों बन रहे हैं तो 50% एक बन रहा है, अब अगर आप प्रोड्यूस ही एक करेंगे तो आपका तो यील्ड बढ़ जाएगा, 100% यील्ड होना शुरू हो जाएगा, तो हायर यील्ड होगा। ठीक है, उसके अलावा आपको सेपरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट मेन आप ये दो रीजन ध्यान में रखें, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो लो डोजेज, और दूसरा हार्मफुल इफेक्ट नहीं होंगे। जो साइड इफेक्ट्स हैं वो उससे बचा जा सकता है या कम हो जाएंगे, ये हम कह सकते हैं। हाँ जी, क्लियर है ये? जी बेटा, इसको कोई कंफ्यूजन? चलिए जी, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। क्यू इज कॉमन यूज्ड in conjunction with aspirin. Q is commonly used in conjunction with aspirin. ठीक है, ये एस्प्रिन का स्ट्रक्चर है। एस्प्रिन इज अ वीक ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड। ठीक है, क्या वीक ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड है? पीकेए वैल्यू गिवन है एस्प्रिन की, विच इज 3.49। 75 milligrams of aspirin dissolve in water to form 100 cm cube of aqueous solution. कितनी एस्प्रिन डिसॉल्व कर रहे हैं? 75 मिलीग्राम। कैलकुलेट द पीएच ऑफ दिस सोल्यूशन। पीएच कैलकुलेट करनी है। एमआर ऑफ एस्प्रिन इज गिवन, तो अब पीएच कैलकुलेट करनी है। वीक एसिड है, वीक एसिड की पीएच निकालने का तरीका क्या होगा? पहले कंसंट्रेशन ऑफ एच आइन निकालेंगे। एच आइन की कंसंट्रेशन कैसे निकलेगी वीक एसिड के लिए? के ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एस्प्रिन, वीक एसिड। ठीक है जी, तो अब पहले हमें क्या फाइंड आउट करनी पड़ेगी? कंसंट्रेशन ऑफ एस्प्रिन निकालनी पड़ेगी। एस्प्रिन का मास गिवन है 75 मिलीग्राम ऑफ एस्प्रिन डिसॉल्व इन 100 सीएम क्यूब ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन। तो पहले तो 75 मिलीग्राम को कन्वर्ट कर देते हैं ग्राम्स में, तो 75 डिवाइडेड बाय 1000 हो जाएगा, ये ग्राम्स में आ जाएगा। 75 डिवाइडेड बाय 1000, ये आपके पास आएगा ग्राम्स में। ठीक है, 0.075, 0.075 ये ग्राम्स आ गए। ठीक है, और फिर इसको कन्वर्ट कर देते हैं मोल्स में, क्योंकि कंसंट्रेशन निकालनी है। तो डिवाइडेड बाय एम आर 180, 0.075 डिवाइडेड बाय 180, ये आ जाएगा 4.167, 4.167 इंटू 10 पावर -4, ये मोल्स आ गए। ठीक है जी, अब इसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? कंसंट्रेशन के अंदर। वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं। वॉल्यूम कितना गिवन है? 100 cm क्यूब। पीएम क्यूब में कितना हो जाएगा? 0.1 पीएम क्यूब। तो कंसंट्रेशन क्या आ जाएगी? 4.167 इंटू 10 पावर -4 डिवाइडेड बाय 0.1, तो 4.167 इंटू 10 पावर -3, ये आ गई कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ एस्प्रिन। उसके बाद के ए वैल्यू आपके पास क्या गिवन है? पी के ए वैल्यू है। पी के ए वैल्यू को के ए वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करेंगे? जैसे पीएच से, यानी हमें मालूम है पी के ए इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग के ए। तो के ए किसके बराबर हो जाएगा? 10 to the power - पी के ए। तो 10 to the power - पी के ए वैल्यू कितनी है? 3.49। तो 10 to the power - 3.49, ये आंसर आ गया 3.23 इंटू 10 पावर -4। ठीक है जी, चले ये वैल्यूज पुट कर देते हैं। 3.23 इंटू 10 पावर -4 इंटू एस्प्रिन की कंसंट्रेशन 4.167 इंटू 10 पावर - 3, इसको सॉल्व कर लें, और फिर उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ एच आइन आएगी, वहां से पीएच फाइंड आउट कर लेंगे।
ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3.23, 3.23 इंटू 10 पावर -4 मल्टीप्लाई बाय 4.167, 4.167 इंटू 10 पावर -3, या आ गया 1.16 इंटू 10 पावर -3। तो पीएच क्या हो जाएगी? पीएच इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एच आई। तो जो भी आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ एच आई आई है उसका नेगेटिव लॉग आंसर, ये आ गया 2.93। तो पीएच आ रही है 2.93। हाँ जी, क्लियर है ये? समझ आया बेटा? 2.93, ठीक है। हाँ जी, सबको भी क्लियर है? Aspirin undergoes uh, aspirin undergoes acid hydrolysis in the stomach. Give the structure of the organic products of this acid hydrolysis. तो एस्प्रिन की एसिड हाइड्रोलिसिस है, हाइड्रोलिसिस होगी तो क्या होगा? ईस्टर लिंक टूटेगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एसिड में, क्योंकि ये सी डबल बॉन्ड ओ यहाँ मौजूद है। तो ये एसिड बन जाएगा। कितने कार्बन वाला एसिड बनेगा? 2 कार्बन वाला एसिड। एक तो आपको स्ट्रक्चर मिल गया CH3 C डबल ओ और दूसरा यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा? एच ऐड हो जाएगा, अल्कोहल। तो बेंजीन रिंग C OOH एंड OH। सिंपल सा आंसर है इसका। ठीक है, तो ये हमने एसिड हाइड्रोलिसिस में इसके प्रोडक्ट्स ड्रॉ कर दिए। कोई सवाल में? चलिए, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है। अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल्स, अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल्स amino acids are molecules that contain amine and carboxylic acid functional groups. Glycine molecular formula, structural formula given is the simplest stable amino acid. The isoelectric point of glycine is 6.2. Define isoelectric point. So it is the pH at which the amino acid exists as zwitterine. Overall charge 0 और प्लस माइनस दोनों चार्जेस मौजूद है। ड्रॉ दी स्ट्रक्चर ऑफ ड्रॉ दी स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइसिन एट pH 4। pH 4 मतलब इसका आइसोइलेक्ट्रिक 6.2, तो pH 4 इसके लिए क्या होगा? एसिडिक रेंज होगी। मतलब सोल्यूशन में H प्लस आइंस मौजूद होंगे, H प्लस आइंस मौजूद होंगे। तो ज्वेटराइन फॉर्मेशन में एक्चुअल क्या होगा? अमाइन, अगर हम ग्लाइसिन का वैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो इट वुड बी NH3 प्लस CH2 COO माइनस। दिस इज ज्वेटराइन। ठीक है, ये ज्वेटराइन है। दिस इज एट pH 6.2। नाउ एट pH 4 क्या होगा? एट pH 4 सोल्यूशन में H आइंस मौजूद होंगे। एट pH 4 सोल्यूशन में H आइंस मौजूद होंगे एट pH 4। तो ग्लाइसिन जो है ये H आइन गेन करेगा, और H आइन कौन गेन करेगा? कॉन्जुगेट बेस। दिस इज कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, ये H आइन गेन करेगा, एंड वंस इट गेन्स H आइन तो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर वुड बी NH3 प्लस CH2 COOH। पॉजिटिव आयन फॉर्मेशन में आ जाएगा। दिस वुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइसिन एट pH 4। जी ठीक है जी, क्लियर है? अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या है? फिगर 6.1 शोज टू सिंथेसिस स्टार्टिंग विद ग्लाइसिन। ठीक है, ग्लाइसिन से ये दो सिंथेसिस चल रहे हैं। और स्टेट द एसेंशियल कंडीशंस फॉर रिएक्शन 1। रिएक्शन 1 के लिए आपने कंडीशन बतानी है। रिएक्शन 1 क्या है? रिएक्शन 1 में
हेलोजिनो अल्केन जो है, ये हेलोजिनो अल्केन है रिएक्टिंग विद ग्लाइसिन, और अगर आप देखें तो ये पार्ट ये सेम चल रहा है। ठीक है, उसके बाद ठीक है, ये पार्ट सेम चल रहा है। एक मिनट बेटा, जरा होल्ड कीजिएगा। अच्छा जी, ठीक है, तो अब अगर आप देखें तो यहाँ पे नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन की जो दो हाइड्रोजन है ये लॉस हो गए हैं, और नाइट्रोजन के दो अल्काइल ग्रुप C2H5, C2H5, तो इसका मतलब ये हेलोजिनो अल्केन का रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, नाइट्रोजन से दो हाइड्रोजन लॉस हुए, तो दो दफा सब्स्टिट्यूशन हुई है। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये जो हमने रिएक्शन पढ़ा था, हेलोजिनो अल्केन आर एक्स रिएक्ट्स विद NH3। ठीक है, क्या बनते हैं, अल्काइल अमाइंस बनते हैं। तो ये सेम यही रिएक्शन है। डिफरेंस सिर्फ क्या है, यहाँ पे आपके पास NH3 की जगह पे ग्लाइसिन मौजूद है, NH2COOH। तो नाइट्रोजन जो है ये अपना लोन पेयर यूज करेगा, और ये हमारे पास C2H5 Br है। नाइट्रोजन अपने लोन पेयर के थ्रू कार्बन पे अटैक करेगा, Br को रिप्लेस करेगा, पहले एक सब्स्टिट्यूशन होगी, फिर सेकंड सब्स्टिट्यूशन होगी, और ये स्ट्रक्चर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें वही अमोनिया वाली कंडीशंस लिखनी है हमें। तो कंडीशंस क्या होंगी, अल्कोहल यूज होता है हीटेड इन अ सील्ड ग्लास ट्यूब, इथेनॉलिक मीडियम हीटेड इन सील्ड ग्लास ट्यूब। ठीक है, ये हेलोजिनो अल्केन वाला रिएक्शन है जी। समझ में आया है बेटा ये रिएक्शन? हाँ जी, ये सबको क्लियर है? ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, आइडेंटिफाई द रिएजेंट यूज्ड इन रिएक्शन टू। रिएक्शन टू में क्या हो रहा है, रिएक्शन टू में ये पार्ट आपका सेम है। NH एक हाइड्रोजन गायब हो गया, दो हाइड्रोजन थे, और उसकी जगह पे ये ग्रुप आके लग गया है। ठीक है जी, ये ग्रुप आके लग गया, तो इसका मतलब रिएजेंट क्या है, एसाइल हैलाइड है। एसाइल हैलाइड है, और उस पे यानी सब्स्टिट्यूशन बेसिकली Cl लॉस हुआ, एक तरफ से Cl गया, और यानी एक्चुअल आपका स्ट्रक्चर क्या होगा, दिस इज दी कंपाउंड विच इज रिएक्टिंग विद ग्लाइसिन, C डबल बॉन्ड O Cl। यहाँ से Cl जा रहा है, यहाँ से H जा रहा है, तो अल्काइल अमाइन वो रिएक्ट कर रहे हैं किसके साथ, एसाइल हैलाइड के साथ। कौन सा एसाइल हैलाइड है, ये बेंजोइल है। ठीक है, बेंजोइल क्लोराइड कहते हैं। ये सिंपल हमने फॉर्मूला लिखना, रिएजेंट बताना है, तो ये हो जाएगा C6H5COCl। Draw the structure of the organic product U that forms when hippuric acid reacts with an excess of tetrahydroaluminate in reaction 3। Draw structure of the organic product U when hippuric acid, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं। अच्छा जी, अब देखिए ये हिप्यूरिक एसिड है, इसको हम रिएक्ट कर रहे हैं किसका, विद लिथियम टेट्राहाइड्राइड एल्यूमिनेट। तो रिडक्शन होगी, रिडक्शन में ये अमाइड है, अमाइड की रिडक्शन होगी, और एसिड है, एसिड की भी रिडक्शन होगी, तो इसका क्या बन जाएगा, बेंजीन रिंग। और अमाइड की रिडक्शन ये तो क्या बन जाते हैं, आइंस। जिस कार्बन पे ऑक्सीजन है उस पे दो हाइड्रोजन आ जाएंगे, CH2। ठीक है, मैं समझाने के लिए जो है वो इस तरीके से स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ताकि आपको समझ में आ जाए। और ये NH, ठीक है, फिर ये CH2 और ये जो C OOH है, ये भी क्या हो जाएगा, दिस विल ऑल्सो गेट, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो कार्बन है, ये भी ऑक्सीडाइज हो, रिड्यूस हो जाएगा, और इसके साथ OH ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, तो वन टू, टू कार्बन, वन टू, ये देख लें दो कार्बन है। फिर उसके बाद NH है, फिर CH2, ये जो C डबल बॉन्ड O था, C डबल बॉन्ड O जो है इसको हमने रिड्यूस कर दिया, यहाँ CH2 ग्रुप आ गया, बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम। So this is the product U when hippuric acid reacts with an excess of lithium tetrahydroaluminate। हाँ जी, समझ आई ये बात? ठीक है भाई, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। A molecule of phenylalanine R, a molecule of phenylalanine R
कैन रिएक्ट विद द मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसिन टू फॉर्म टू डाइपेप्टाइड्स एस एंड टी। ठीक है, ये फिनाइल एलानीन है, ग्लाइसिन के साथ रिएक्ट करके दो डाइपेप्टाइड बन सकते हैं एस एंड टी। ठीक है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ दीज डाइपेप्टाइड्स। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने, द पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म शुड बी शोन फुली डिस्प्लेड। अब देखें दोनों में सी डबल ओ एच NH2 मौजूद है, यहाँ भी NH2 सी डबल। तो एक तो क्या बन सकता है, जब इसका एसिडिक ग्रुप इसके अमाइन से कंबाइन होगा, तो बना देते हैं स्ट्रक्चर। बेंजीन रिंग आ गई, यहाँ आपने NH2 शो कर दिया, ये एज इट इज शो किया, और ये सी डबल बॉन्ड ओ, ये इसके NH से कंबाइन हो गया, और ये सी डबल ओ एच। एक तो स्ट्रक्चर ये हो गया। दूसरे स्ट्रक्चर में क्या होगा कि इसका अमाइन इसके एसिड के साथ कंबाइन हो जाए, तो हम इस स्ट्रक्चर को ऐसे बना देते हैं, रिंग। ठीक है, और यहाँ पे सी डबल ओ एच इधर कर देते हैं, और ये NH, और इसके साथ ग्लाइसिन का सी डबल ओ एच कंबाइन होगा, तो सी डबल बॉन्ड ओ, और ये NH2। तो ये दो स्ट्रक्चर बन गए एस और टी। हाँ जी, क्लियर है ये? ठीक है भाई। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखें। A student proposes a synthesis of sulfuric acid by the reaction of benzamide and chloroethanoic acid. The reaction does not work well because benzamide is a very weak base. Explain why amides are weaker bases than amines. ठीक है, तो जस्ट आपने अमाइड्स की बेसिक नेचर को एक्सप्लेन करना है कि वाई दे आर वीकर बेसिस। उसकी वजह क्या है कि जो अमाइड्स के केस में सी डबल बॉन्ड ओ इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू NH2, तो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर इट बिकम्स पार्ट ऑफ डीलोकलाइजेशन, देयरफॉर इट इज लेस अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन। सो द lone pair of nitrogen gets delocalized with C डबल बॉन्ड O, या आप कह सकते हैं कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये खींचता है इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के लोन पेयर को अट्रैक्ट करता है, देयरफॉर द लोन पेयर इज लेस अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन। ठीक है, ये इतनी आसानी से प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा। The pKa of chloroethanoic acid, the pKa of chloroethanoic acid is 2.86, whereas the pKa of ethanoic acid is 4.76. तो इसका मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा है? क्लोरोइथेनोइक एसिड, बिकॉज pKa वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिड स्ट्रेंथ। Explain the difference between the two pKa values. So why chloroethanoic acid is more acidic? Because पहली बात तो क्या गई कि जी क्लोरोइथेनोइक एसिड इथेनोइक एसिड इज मोर एसिडिक। ठीक है, मोर एसिडिक है। रीजन क्या है? ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ क्लोरीन। ये जो क्लोरोइथेनोइक एसिड में Cl होगा, ये Cl जो है ये इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, और जब ये इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा अपनी तरफ, तो ये जो OH ग्रुप है ये मोर पोलर होगा, इजीली प्रोटॉन लूज करेगा। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एज Cl withdraws electrons or shows negative inductive इफेक्ट, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा। ठीक है जी, तो ड्यू टू विच OH बॉन्ड ब्रेक्स इजिली। ठीक है, सिंपल थ्योरी के क्वेश्चंस हैं, मेरे ख्याल है इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी किसी को। सबको क्लियर भाई है? चलो जी, इसके बाद डी पार्ट NMR से रिलेटेड है। कंपाउंड V इज अनदर अमाइनो एसिड। कंपाउंड V is another amino acid. The proton NMR spectrum of V shows hydrogen atoms in 5 different environments, A, B, D, and E. ठीक है, ये 5 डिफरेंट एनवायरमेंट शो किए गए इन 6.2।
और फिर ये टेबल आ गया प्रोटॉन एनएमआर का कंप्लीट टेबल 6.2 फॉर द प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रम ऑफ वी टेकन इन CdCl3। सॉल्व क्या है CdCl3, टेबल 6.1 गिव सम रेलेवेंट डेटा। अच्छा, हमें क्या करना है, केमिकल शिफ्ट रेंज बतानी है हर कार्बन की एंड नेम ऑफ स्प्लिटिंग पैटर्न। अच्छा जी, तो इसको होगा हमारे पास। चलिए जी, अब इसमें हम यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले ए को अगर हम देखें तो ए जो है, ठीक है, ए की अगर बात की जाए तो ए में अगर आप देखें तो केमिकल शिफ्ट COOH है, COOH की केमिकल शिफ्ट देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। रेंज क्या है 9 to 13। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 9 to 13, बिकॉज प्रोटॉन कार्बोक्सिलिक एसिड वाला प्रोटॉन है, तो रेंज क्या आ जाएगी 9 to 13। उसके बाद नेम ऑफ स्प्लिटिंग पैटर्न, तो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो प्रोटॉन होगा इसका स्प्लिटिंग पैटर्न क्या होगा, सिंगलेट। बी, बी इज द हाइड्रोजन ऑफ रिंग, एरोमेटिक रिंग। ठीक है, तो अटैच टू एरोमेटिक रिंग HR, रेंज क्या है 6 to 9। तो क्या आ जाएगा 6 to 9, और मल्टीप्लेट देते हैं, रिंग वाले जो कार्बन होते हैं ये मल्टीप्लेट देते हैं। उसके बाद CH2 अटैच टू एरोमेटिक रिंग, अटैच टू एरोमेटिक रिंग। तो अल्काइल नेक्स्ट टू एरोमेटिक रिंग, अल्काइल नेक्स्ट टू एरोमेटिक रिंग, रेंज है 2.3 से 3.0, 2.3 से 3.0। और इसका स्प्लिट पैटर्न क्या होगा, चलिए ये आप मुझे बताएं, ये जो सी वाला कार्बन है, प्रोटॉन है, इसका स्प्लिट पैटर्न क्या होना चाहिए, वुड बी द स्प्लिट पैटर्न ऑफ सी, स्प्लिट पैटर्न ऑफ सी। हाँ जी, बराबर वाले कार्बन पे प्रोटॉन देखने हैं हमने, बराबर वाले कार्बन पे प्रोटॉन, इसके बराबर में ये कार्बन है, इसके साथ कितने प्रोटॉन है, दो प्रोटॉन है, 2+1। फॉर्मूला क्या होता है, N+1। N इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑन द नेबरिंग कार्बन एटम, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑन नेबरिंग कार्बन एटम। बराबर वाले कार्बन पे कितने प्रोटॉन्स हैं, तो अब अगर आप देखें तो ये कार्बन है, इसके बराबर वाला कार्बन ये, इसके साथ दो प्रोटॉन है, तो N+1 क्या हो जाएगा, 2+1, दैट इज इक्वल्स टू 3। हाँ जी, बात समझ में आई है, ये क्लियर है सबको। उसके बाद उसके बराबर वाला डी को अगर हम देखें तो डी इज कनेक्टेड टू दिस, डी इज कनेक्टेड टू NH2, अल्काइल नेक्स्ट टू अमाइन। ठीक है, तो रेंज क्या हो जाएगी 1 to 5.0, 1 to 5.0, तो रेंज जाएगी 1 to 5.0। और ये जो कार्बन है, इस कार्बन को भी अगर आप देखें, नाइट्रोजन वाले हाइड्रोजन काउंट नहीं होते, इस कार्बन का नेबरिंग कार्बन ये है, और अगेन इस साथ भी कितने हाइड्रोजन है, दो, तो इसका भी स्प्लिट पैटर्न हो जाएगा, अगेन इसका पैटर्न भी ट्रिपलेट होगा, ट्रिपलेट। उसके बाद लास्ट में NH2 अमाइंस, अमाइंस की रेंज क्या हो जाएगी, अच्छा ये मैं रेंज थोड़ी सी गलत कर दी, इसको जरा सही करें, मैंने वो 1.5 अमाइन वाली रेंज इसमें लिख दी है, ये 1.5, 1 से 5.0 ये इसमें आनी चाहिए। और अल्काइल नेक्स्ट टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है, ये वाला जो कार्बन है, दिस इज अल्काइल नेक्स्ट टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, नाइट्रोजन के साथ है, जैसे यहाँ पे देखें, तो रेंज क्या है 3.2 से 4, तो ये आ जाएगा 3.2 से 4.0। और H2 वाले हाइड्रोजन का स्प्लिट पैटर्न सिंगलेट होगा। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप वाला जो भी हाइड्रोजन होगा सिंगलेट आएगा। हाँ जी, क्लियर है ये टेबल, किसी को कंफ्यूजन इसमें, किसके सिंगलेट की बात हो रही है बेटा, NH2 की बात कर रही हैं आप। हाँ जी, NH2 वाले हाइड्रोजन की, देखें ये याद रख लें कि जो फंक्शनल ग्रुप वाले हाइड्रोजन है, फंक्शनल ग्रुप वाले जो हाइड्रोजन है, COOH, NH2OH, ये हमेशा सिंगलेट देते हैं। ठीक है, ये बराबर वाले, मतलब इनके बराबर में जो भी कार्बन है उसके जितने भी प्रोटॉन है, इनकी जो पीक है वो स्प्लिट नहीं होती। ठीक है, तो नो, दे शोज नो
स्प्लिट पैटर्न, ये स्प्लिट पैटर्न शो ही नहीं करते, ये हमेशा सिंगलेट देंगे। तो इनको आइडेंटिफाई करने का तरीका वही होता है, D2O ऐड करेंगे, पीक डिसअपियर हो जाएगी। नेक्स्ट पार्ट में वही पूछ रहे हैं। समझ आ रही है बात? हाँ जी, क्लियर है? ठीक है जी बेटा, सारा आपको भी क्लियर हो गया क्वेश्चन? अच्छा जी, उसके बाद अब देखें लास्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं कि complete table 6.3 by placing a tick to indicate any protons whose peak are still present in the proton NMR spectrum of V taken in D2O। तो D2O में क्या होता है, प्रोटॉन एक्सचेंज हो जाता है। D2O जब हम ऐड करते हैं, प्रोटॉन एक्सचेंज होता है। ठीक है, कोई भी COOH वाले प्रोटॉन या NH2 वाले प्रोटॉन या OH वाले प्रोटॉन डिसअपियर हो जाते हैं। ठीक है, तो द पीक ड्यू टू दी COOH, ये जो आप कह लें ए वाली जो पीक है सिंगलेट थी, ये डिसअपियर हो जाएगी, ये आपको शो नहीं होगी। तो हमें सिंपल क्या करना है, टिक लगाने जो प्रोटॉन जो पीक अभी भी आ रही होगी। तो ए में नजर नहीं आएगी, तो इसलिए टिक नहीं आएगा। एरोमेटिक रिंग वाले अभी भी नजर आएंगे आपको, CH2 और NH2 वाले डिसअपियर हो जाएगा। तो बी, सी और डी नजर आएंगे, ए और ई जो है वो डिसअपियर हो जाएंगे। हाँ जी, क्लियर है ये? ठीक है भाई, चलें तो, टाइम ज़्यादा हो, मैंने आपके कुछ सवाल करने थे, बट वो फिर मैं ताला कल, अब डेली बेसिस पे हम क्लास करेंगे, दो दो तीन तीन चार चार सवाल जो है वो हम डिस्कस करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, तो कल फिर इंशाल्लाह इसको हम कंटिन्यू करते हैं। जी, जो COOH, NH2 और OH वाले जो सिंगल होंगे, कार्बन की वजह से अगर कोई सिंगलेट आ रहा है वो डिसअपियर नहीं होगा। COOH के साथ, ठीक है, COOH के साथ, OH के साथ या NH2 के साथ, वो जो पीक्स हैं वो डिसअपियर हो जाएंगी। कब डिसअपियर होंगी, जब D2O में ऐड करेंगे। समझ आ रही बात?